हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शिवम सर, जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये आपके इश्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो कि हमारा पेपर ये इकोनॉमिक्स का है, जिसका टाइटल है इश्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आपके माइनर का है और ये जो MGKVP यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो आज हम इस पेपर को देखेंगे। ये BA, BSc और BCom को मिलते हैं। ये आपका 4th सेमेस्टर का पेपर है, BBA को भी दिया गया है उनके यूनिवर्सिटी में। तो ये जो पेपर है 4th सेमेस्टर का है और 2023 का है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर है आपका, पिछले साल का। तो जो इस साल के बच्चे का पेपर है वो ये पेपर जरूर देख के जाना। इस पेपर को हम सोल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सोल्व कर लेंगे एक दो पारी में। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साथ साथ पेपर भी कराता जाऊंगा और पेपर के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे अदर कुछ चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको साथ साथ में मैं कराता जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। 2 सेकंड रुकियो। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। पेपर का पहला ही क्वेश्चन पूछते हैं नीति आयोग से। मैंने आपको नीति आयोग पढ़ाया भी है और नीति आयोग की मैंने देखो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था वही क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है वो पेपर में, और ये आपका प्रीवियस ईयर है, कोई ये नहीं है कि जो मैंने बना दिया है। नीति आयोग का क्वेश्चन आया हुआ है। नीति से जो मतलब नीति आयोग में जो नीति है उससे क्या तात्पर्य, मतलब कि उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है वो। तो आपको पता ही है सभी को क्या क्या फुल फॉर्म है उसकी। आपका जो बी ऑप्शन है क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी आपको, ये चीजें तो आपको पता ही है। नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। 2015 में आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ। ये प्लानिंग कमीशन के जगह पर आया था। ये भी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हुई है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है। ये क्वेश्चन है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब स्टार्ट हुई, मतलब इस्टेब्लिश हुई? तो 1952 में इस्टेब्लिश हुई थी। किस में हुई थी? 1952 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूट कम इनटू द मतलब कौन से एक्ट के अंडर हुआ था? तो 73 एक्ट था। तो 73 एंड 74 एक्ट कह सकते हैं इसको। 73 एक्ट के अंडर था। ठीक है, ये वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, पंचायती राज पढ़ के चले जाना थोड़ा सा। पंचायती राज जिस रिकमेंडेशन पे हुई थी वो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी थी। और ये फॉर्म जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, एक बार ये भी पूछा गया है कि कौन से सन में थी? 1957 सन में फॉर्म्ड हुई थी। और इसने जो इंट्रोड्यूस किया था वो थ्री टायर पंचायती राज का इसने क्या दिया? पंचायती राज सिस्टम दिया था। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे जुड़ी हुई है, तो ये आ भी सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग द करेक्ट, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग द करेक्ट अबाउट द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, तो क्या होता है? ये पूछ रहा है कि इनमें से गैर सरकारी संस्थानों के बारे में क्या सही है? गैर सरकारी मतलब सरकारी नहीं होनी चाहिए। वे कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयोजन के क्रियावत हैं। वे समाज के भीतर क्या लिखा है? व्याप्त विभिन्न मुद्दों में काम करते हैं। उनका कोई व्यवसायिक हित नहीं है। देखो ये पूछ रहा है गैर सरकारी। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट। तो नॉन गवर्नमेंट ने, वैसे मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि देखो उनका कोई व्यवसायिक हित नहीं है। अगर जो गैर सरकारी होते हैं मतलब जो सरकारी नहीं है, नॉन है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का क्या है कि गवर्नमेंट का कोई हित नहीं होता, तो ये गवर्नमेंट वालों के लिए है। वे समाज के भीतर प्राय विभिन्न मुद्दों में काम करते हैं। देखो ये सारे के सारे गवर्नमेंट के लिए है। ये सारे क्या है? गवर्नमेंट के लिए है। वे कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, तो ये सारे गवर्नमेंट के लिए। तो गैर सरकारी संस्थान नहीं, इसमें कहेंगे कि सरकारी संस्थान को। तो आपका इसका आंसर ना ए हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉन की जगह गवर्नमेंट आना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज इकोनॉमिकल प्लानिंग। देखो इकोनॉमिकल प्लानिंग कब से स्टार्ट हुई थी, जो हमारा 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुए थे, आपको सभी को पता है 1951 से। मैंने 5 ईयर प्लान आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, वहां से आपको पता चलेगा। तो प्लानिंग जो इकोनॉमिकल प्लानिंग थी कहाँ से स्टार्ट हुई, 1951 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन। देखो जो मैंने 5 ईयर प्लान बनाए थे उससे काफ़ी क्वेश्चन अभी दिख गए हैं कुछ ही थोड़ी सी उसमें वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What have been the objective of the economical planning। जो इकोनॉमिकल प्लानिंग था उसका ऑब्जेक्टिव क्या थे। अगर आपको याद हो जो हमने बताया था कि आपके प्लानिंग कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो क्या था, आपका सेल्फ रिलीफ मतलब कि आत्मनिर्भरता होना, और देखो मेन जो था उसमें आत्मनिर्भरता या फिर रोजगार को पाना, ये सारे थे। तो इसमें लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देखो इन्होंने मेन एम नहीं पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे। तो ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं और ये दोनों ऑब्जेक्टिव उसके अंदर आएंगे, क्योंकि जब हमने आगे पढ़े थे तो सेल्फ रिलायंस भी था, इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट भी था। तो आपका आंसर इसका सी हो जाएगा, मतलब कि 3 हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। विच सेक्टर वाज गिवन द हायर पॉवर्टी इन द फर्स्ट। तो ये पूछ रहा है कि भाई कौन से क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था, किसके अंदर, आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो याद होगा आपको किसमें, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था। अगर आपको याद है तो आपने अगर 5 ईयर प्लान नहीं देखे तो एक बार पहले 5 ईयर प्लान देख लेना। मैं बता रहा हूं अभी भी कि 5 ईयर प्लान से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the main objective of monetary policy। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि आपका कीमत स्थिरता का, कि कीमत को स्थिरता करें, स्थिर लाए। ठीक है, तो ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, मतलब कि सीसी, इफ द कैश रेशो कैश रिजर्व रेशो CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो इज रिड्यूस। अगर कैश रिजर्व रेशो रिड्यूस हो जाए तो जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन होता है ना वो बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वो सिंपल सी बात है। देखो कैश रिजर्व रेशो अगर रिड्यूस हो, कम हो जाए, तो हमको पैसा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, मतलब जो क्रेडिट है वो क्रिएशन करना पड़ेगा, तो इंक्रीज हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। हु अनाउंस द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। कौन अनाउंस करता है मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपका रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के जो हेड होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो आपका यह सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक RBI। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी। देखो फिस्कल पॉलिसी में सारी चीज़ आती है। वैसे मेन चीज़ जो अगर बच्चा सोचेगा कि एक्सपेंडिचर आता होगा, तो वैसे मेन चीज़ उसमें एक्सपेंडिचर ही है, बट उसमें टैक्स भी आता है, और टैक्स में आएगा तो फिर डेबिट भी आएगा, तो आपके सारे ऑल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है उसका वो आय में असमानता की कमी, मतलब कि जो आय की असमानता है उसको इक्वल करने का काम कर रहा है, मतलब कि स्टेबिलिटी का। जैसे कि जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी का था उस तरह का ही वर्क है, पर लेकिन और सारी चीजें भी इसमें आ जाती है, मतलब कि इंक्रीज ऑफ आपका इंक्रीज भी आ जाएगा नेशनल इनकम में, कैपिटल फॉर्मेशन भी आ जाएगा, और रिड्यूशन ऑफ द इनकम इनक्वालिटी भी आ जाएगा। तो फिर आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑल, मतलब कि सभी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सभी आ जाएगा आंसर में। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए अभी जो मैं सोच रहा था इसमें, क्योंकि काफ़ी का क्वेश्चन है जो आपका ये पेपर है, और एक ही वीडियो में इसको करना थोड़ा सा, देखो अगर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करने में, कि सारी क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो पाए। तो मैं सोचा था कि जैसे मैंने ये कुछ क्वेश्चन देखे थे और करे थे, तो उसके बाद मैंने देखा कि ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आने वाली है, जैसे कि अभी CRR का ऊपर जिक्र हो गया था। तो इसलिए ना मैं सोच रहा हूँ आपको ना ऐसा करेंगे, जैसे कि आपके अगर 75 क्वेश्चन है इस पेपर में, तो 75 क्वेश्चन में से आप 75 क्वेश्चन को डिवाइड कर लो कुछ हिस्सों में। तो आपके जैसे कि 15 क्वेश्चन भी अगर हम डेली करें, 15 क्वेश्चन अगर डेली करें, तो 15 30, तो 30 और 30 आपके 60 हो गए। तो मतलब कि 4 से 5 दिन में आपकी पूरा पेपर हो जाएगा, 4 से 5 दिन में पूरा पेपर हो जाएगा, और एक्सप्लेनेशन के साथ हो जाएगा। तो एक साथ ना करके, मतलब जल्दबाजी ना करके, हम 4-5 दिन में आराम से पेपर कर लेंगे पूरा ये,
थोड़ा थोड़ा करके, और हर पेपर के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता जाऊंगा कि भाई हर कोई वीडियो में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, जैसे इस वीडियो में मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज रखी है आपके लिए। देखिए ये मैंने फुल फॉर्म्स रखी है आपके लिए, 2 सेकंड रुकिए, देख लूं आपको शो हो रही है नहीं हो रही है। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ये फुल फॉर्म्स लिया मैंने काफ़ी सारी। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऊपर लिखी है, जो एक्स्ट्राज हैं वो नीचे लिखी है। वैसे तो देखो कोई सी भी आ सकती है, काफ़ी अच्छी अच्छी है। देखिए जो आपके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है बहुत सारी है इनमें, ठीक है। बैंक से रिलेटेड बहुत सारी है इसमें, जैसे CRR कैश रेशो रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो हो जाता है। SLR आपका स्टेटूटरी लिक्विड रेशो हो जाता है। RR रेपो रेट हो जाता है। RRR रिवर्स रेपो रेट हो जाता है, जो कि अभी आया भी था। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो जाता है। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो जाता है। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाता है, ये अच्छा है, आने वाला चीज़ है ये। NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी हो जाता है। BRP बैंक रेट पॉलिसी हो जाता है। तो ये आपकी काफ़ी अच्छी हैं, जो कि आने वाली हैं, आ सकती हैं। मतलब कि कई बार हो जाता है कि टीचर सोचता है कि पेपर बनाते टाइम कि कोई छोटे क्वेश्चन रखने के, देखो पेपर जब मिलता है हमको तो पेपर जब मिलता है हमको तो ऐसा होता है कि उसमें लिखना पड़ता है पेपर में अपने हाथों से। तो उस टाइम ना टीचर सोचता है कि ऐसे क्वेश्चन जो जिसमें कम लिखना हो, ऐसे क्वेश्चन कुछ रख दें। तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है हमारे लिए वो होती है फुल फॉर्म्स। उसमें क्या करना है, बस ये लिखना है जैसे ATM स्टैंड्स फॉर, तो हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें हम बच जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लिखने से। तो इसलिए थोड़ा सा ये ट्रिक होती है कि फुल फॉर्म्स वगैरह दे दें तो हम भी थोड़ा लिखने से बच जाते हैं। जैसे ATM आप सुनते हो, ATM में जाते हो तो ATM की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि आ सकती है, इंडिया से रिलेटेड ही है भाई, इंडियन चीज़ें हैं। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। SDFC जो कि आप सुनते ही हो, SDFC आपने जो अगर गूगल पे वगैरह यूज़ करते होंगे तो उसके उसमें नाम में भी लिखा देखते होंगे SDFC। तो आपका है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IFSC SC कोड जो इस तरह आप पढ़ते हो, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC कोड। INR इंडियन रुपीस के लिए यूज़ होता है। निफ्टी पढ़ते हो, सुनते हो ना आजकल इस शेयर मार्केट में निफ्टी के ये लेवल है, ये बातें होती हैं। तो निफ्टी का होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGC रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RBL रत्नाकर बैंक लिमिटेड, ठीक है। KYC करवाते हो आप सभी, नो योर कस्टमर, ठीक है। EMI पे आप कोई भी चीज़ लेते हो तो EMI की फुल फॉर्म भी आ सकती है भाई, अच्छी चीज़ है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आपका एक स्विफ्ट होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इनर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो ये भी अच्छी है। FD फिक्स डिपॉजिट अच्छा है, पूछा जा सकता है। IPO जैसे IPO निकलते हैं अलग अलग कंपनीज के, अभी कुछ टाइम पहले आपके अलग अलग चीज़ों के, मुझे याद से नहीं आ रहा किसका निकला था, IPO निकला हुआ था। तो आपका हो जाएगा इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग, जब पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि वो भी शेयर खरीद लें। पैन, आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड की जाती है आपकी परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। UPI सभी यूज़ करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। OTC ओवर द काउंटर, आपका पिन देते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये KCC किसान क्रेडिट कार्ड मेरे ख्याल से, पता नहीं मैंने किसको पढ़ाया अभी, शायद जो घर पे बैच पढ़ा था उसमें पढ़ा था मैं। किसान क्रेडिट कार्ड और 2-3 चीज़ें और है किसान से जुड़ी हुई, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है। किसान के लिए लोन दिया जाता है, वो सारा कुछ आता है। तो ये आपकी मैंने कुछ यहाँ पर क्या दी, काफ़ी सारी क्या दे दिया, फुल फॉर्म दे दिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अपने पास रख लेना स्क्रीनशॉट लेके, तो कभी कभार इसको भी देखकर एंड में जाइएगा, जिससे कि कोई भी फुल फॉर्म वगैरह अगर कोई सी पूछी जाए तो मैंने इसमें कुछ अभी लिए, अगर कुछ आपके पेपर में भी आएगी तो उसमें से देख लेंगे, ठीक है। हर पेपर के साथ मैं ये करूँगा, जैसे हर महीने में इस बार मैंने आपको 15 के करीब क्वेश्चन कराए हैं, तो अगले जब मैं 15 क्वेश्चन के करीब कराऊंगा
नेक्स्ट बीच में 2 दिन में मैं वीडियो नहीं ला पाया, कोई बात नहीं। तो जैसे अब अगला कराऊंगा तो उसमें भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी देता रहूँगा, क्योंकि सिंपल सी बात है हमारे पास एक या 2 पेपर हैं, तो उसमें से ये क्या है कि भाई कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके कि आप उसके साथ साथ भी कुछ चीज़ मिल सके तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम पेपर के जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं उसको करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।